हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का और आज हम पीडियाट्रिक की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट क्या होता है, हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसको असेसमेंट क्या क्या की जाती है और कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, और इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा है हेल्दी न्यू बॉर्न इन्फेंट बोर्न एट ए टर्म बिटवीन 38 टू 42 वीक्स। एक हेल्दी न्यू बॉर्न इन्फेंट कौन सा होता है, जो कि 38 वीक टू 42 वीक्स में जन्म लेता है। जो उसकी जेस्टेशनल एज होती है वो 38 वीक टू 42 वीक होती है, उसको हम नॉर्मल बेबी कंसीडर करते हैं। ओके, उसके बाद है आफ्टर बर्थ क्विकली अडॉप्ट विद द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। मतलब एक हेल्दी बेबी वही है जो बर्थ के बाद अपने इंट्रा यूट्राइन जो उसका एनवायरनमेंट है उसके बाद बर्थ के बाद हमारे एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आ जाता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ए न्यू बोर्न हेल्दी बेबी। मतलब एक हेल्दी बेबी वही है जो हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर लेता है, अपना लेता है। तो फिर अगर बेबी हेल्दी है तो एक बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो वो सबसे पहले जो फर्स्ट उसकी मोमेंट होगी वो क्या होगी, जन्म के बाद वो क्या करेगा, क्राई करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, क्राई करेगा। फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा सडनली। ओके, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है और क्राई करता है। उसी को हम नॉर्मल बेबी कंसीडर करते हैं, उसी को हम नॉर्मल बेबी कहते हैं। अगर मान लो बच्चा क्राई नहीं कर रहा है या फिर उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोई ना कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या फिर बर्थ के टाइम पे कोई एबनॉर्मलिटी हुई है जिसकी वजह से वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है। फिर है हमारा द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज नोन एज अर्ली न्यूनेटल पीरियड। जो फर्स्ट वीक होता है, जो बेबी का जन्म के बाद जब उसका जन्म हुआ है, डे 0 से लेकर 7 डे तक जितना भी टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली न्यूनेटल पीरियड। मतलब 0 से लेके 7 डेज तक की लाइफ को उस बेबी की हम क्या बोलते हैं, अर्ली न्यूनेटल पीरियड। ओके, उसके बाद है द पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 7 टू 28 डेज ऑफ एज इज नोन एज लेट न्यूनेट पीरियड। तो जो उसकी 7 से लेके 28 डेज तक जो लाइफ होती है, 7 से लेके 28 डेज तक जो उसकी एज है, जो उसकी लाइफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेट न्यूनेट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है डिजीज कंडीशन का। ओके, मतलब उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट का। मतलब मोर्बिडिटी क्या होता है, डेथ रेट, और मोर्टिलिटी क्या होता है, डिजीज रेट। मान लो डिजीज रेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाएगी, मोर्बिडिटी रेट भी बढ़ जाएगी। मतलब डिजीज रेट बढ़ रही है तो डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर क्या है, न्यू नेटल केयर इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज सेविंग द लाइफ ऑफ न्यू बॉर्न इज एसोसिएटेड विद द सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिव ऑफ द फ्यूचर अडल्ट। तो ये क्या कहता है, जो न्यू नेटल की केयर है वो क्या है, बहुत ही एसेंशियल होती है। जो न्यू नेट केयर है वो क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। वो क्यों एसेंशियल होती है, क्योंकि वो क्या करती है, सेव करती है एक बेबी की लाइफ को, उसको अडल्ट तक होने के लिए क्या करती है, प्रमोट करती है। अगर मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे ने जन्म लिया, अगर उसकी हम केयर नहीं करेंगे, उसको कोई भी केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसको क्या होगी, कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है अगर हम उसका ध्यान नहीं देंगे।
अगर कोई डिजीज होगी, उस डिजीज की वजह से या तो उसकी डेथ हो सकती है, अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो वो क्या होगा, उस डिजीज के साथ ही सरवाइव होगा। तो ये क्या है, एक अनहेल्दी लाइफ होगी उस बेबी की। लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो नर्स का काम क्या होता है, उसको क्या करती है, असेस करती है, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको क्या करती है, क्योर करती है। उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या करेगी, क्योर करेगी और उसको क्या देगी, एक अच्छी हेल्दी लाइफ देगी उसके आगे फ्यूचर तक। फिर उसके बाद है हमारा असेसमेंट ऑफ न्यूनेट्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्योर इमीडिएट। तो जब एक बेबी का जन्म होता है तो सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है, अर्ली असेसमेंट। जन्म होने के बाद तुरंत बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो वो असेसमेंट किस लिए होती है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ताकि हम कोई भी अगर उस बच्चे में प्रॉब्लम है तो उसको क्या कर सके, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सके, पता लगा सके और उसका क्या कर सके, इलाज कर सके, उसको क्योर कर सके और उस बेबी को डिजीज से बचा सके, किसी भी प्रॉब्लम से बचा सके। उसके बाद आता है द नर्स कैन प्रोवाइड एसेंशियल न्यूनेटल केयर इन ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जो नर्स है जो केयर प्रोवाइड करती है, वो कौन सी केयर प्रोवाइड, एसेंशियल न्यूनेट केयर। एसेंशियल न्यूनेट केयर कौन सी होती है, जो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल न्यूनेटल केयर। और वो हर लेवल पे उस मतलब हर लेवल की केयर उस बेबी को प्रोवाइड करती है और हर फैसिलिटी देती है। एंड गिव द चांस टू लाइव अ फुल स्पैन ऑफ हेल्दी लाइफ, कि वो अपनी जो उसकी लाइफ स्पैन है, जितना उसका लाइफ स्पैन है उसको वो हेल्दीली सरवाइव कर सके, जी सके। जब एक बच्चा अनहेल्दी होता है तो उसको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए तो हम जब भी बेबी का जन्म होता है तो क्या करते हैं, अर्ली असेसमेंट करते हैं, जिससे कि हम बेबी को हर तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम से, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा सके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी से आप क्या समझते हैं। जब एक बेबी का बर्थ होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो उसको नॉर्मल कंसीडर करती हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आता है हमारा, जब एक नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है उनकी उसकी जो नॉर्मल गेस्टेशन एज होती है वो क्या होती है, 37 to 42 वीक्स। और डेज में अगर हम कंसीडर करें तो 259 और 294 के बिटवीन जो एज आती है वो हमारी होती है जेस्टेशनल एज। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी होता है जो बर्थ होता है बिफोर 37 वीक्स। जो बेबी का बर्थ 37 वीक से पहले होता है उसे हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी। मतलब जो हमारा नॉर्मल बर्थ है वो 37 to 42 वीक्स है, बट अगर वो 37 और 42 वीक से पहले बेबी बोर्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्री टर्म बेबी, जिसके अंदर हमारे लेस देन 259 डेज कंसीडर होते हैं। मतलब 259 डेज से कम होना हमारा प्री टर्म बेबी कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल डेज होते हैं 259 से 294 डेज होते हैं और 37 to 42 वीक्स होते हैं। बट जब इससे ज्यादा टाइम होने लग जाए, मतलब मोर देन 42 वीक्स एंड डेज में काउंट करेंगे तो मोर देन 294 डेज, तो हम उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। और ये किस वजह से होता है, अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है या फिर स्मोकिंग करती है या फिर कोई उसको डिजीज प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये कंडीशंस मदर को फेस करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद आता है इमीडिएट
स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड क्राई विद इन 30 सेकेंड्स। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है। जो फर्स्ट उसकी एक्टिविटी होती है बेबी की, वो रेस्पिरेशन होती है। एंड देन क्राई विद इन 30 सेकेंड्स, फिर उसके बाद क्राई करता है 30 सेकेंड्स में। एंड दिस इज नॉर्मल। अगर बेबी क्राई नहीं करता है, अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब बेबी को एपनिया है या फिर उसको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आता है हमारा इमीडिएट एडॉप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। जब बेबी का बर्थ होता है तो वो एक इनर एनवायरनमेंट से आता है, एम्ब्रोय से क्या करता है, फीटल लाइफ से बर्थ लेता है। उसके बाद कहाँ आता है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे ही वो बर्थ होता है तो उसके बाद वो क्या कर लेता है, अडप्ट कर लेता है हमारे आउटर, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम बेबी का नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर करते हैं। जो हमारे बेबी का नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो होता है हमारा 2.5 से लेके 3.9 kg। और उसके बाद हमारा लो बर्थ वेट, मतलब नॉर्मल वेट तो है हमारा 2.5 से 3.9 kg, बट अगर हम लो बर्थ कंसीडर करते हैं किसी बेबी को, तो लो बर्थ में आता है हमारा लेस देन 2.5 kg, मतलब 2.5 kg से कम होना। अगर हम वेरिएशन में कंसीडर करें तो वेरिएशन में आएगा हमारा 1.5 से 2.5 kg। उसके बाद आता है हमारा वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट में क्या होगा कि बेबी लेस देन 1.5 kg, जो बेबी का वेट होगा वो लेस देन होगा 1.5 kg से, और जो वेरिएशन में आएगा 1 से लेके 1.5 kg के बिटवीन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट में क्या होगा, हमारा लेस देन 1 kg, मतलब एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल ही कम हो जाना किसी बेबी का वेट, तो वो होता है लेस देन, मतलब 1 kg से भी कम वेट के बेबी जो होते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। फिर उसके बाद आता है हमारा बर्थ विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जो हमारा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है, जो कि उसको फीटस लाइफ में ही मतलब बर्थ के टाइम पे ही कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ना हो, बेबी हमेशा नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए। तो बस छवि बंद कर दो। तो हमारा 6th पॉइंट है पोस्चर ऑफ द फीटस, मतलब जो न्यू बर्थ बेबी है, जो फीटस है, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्शन होना चाहिए। पोस्चर में कैसा होना चाहिए, फ्लेक्शन एंड सी शेप, कंप्लीटली फ्लेक्शन और सी शेप का क्या होना चाहिए, उसका पोस्चर होना चाहिए। एंड देन आता है 7th पॉइंट है हमारा शॉर्ट नेक विदाउट एनी स्किन फोल्ड। मतलब जब कोई बेबी का बर्थ होता है, जब जन्म लेता है, तो उस बच्चे की जो नेक होती है वो शॉर्ट होती है और उसमें कोई भी स्किन फोल्ड्स नहीं होते। अगर मान लो किसी बच्चे के नेक पर स्किन फोल्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा है, और वो डिजीज कौन सी होगी, वो है डाउन सिंड्रोम, जो कि किस वजह से होती है, जो हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, जो 21 क्रोमोसोम है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है हमारी डाउन सिंड्रोम, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं। नेक पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्किन फोल्ड्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में हम क्या चेकआउट करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक्सट्रीमिटीज में। एक्सट्रीमिटीज में शॉर्ट एंड विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज मतलब जैसे हाथ है, पैर है, वो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब है उसको कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर, मतलब बर्थ के टाइम पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर एम्ब्रॉय में किसी भी डिजीज से वो सफर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रंक। ट्रंक हम किसे कहते हैं, जो हमारे लेग से अपर जो पोर्शन होता है, जो हमारा एब्डोमेन, चेस्ट आते हैं जिसमें,
उसको हम बोलते हैं हमारा ट्रंक। वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए एंड विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और उसमें कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर या मालफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10th, फिर है रेशियो ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। मतलब जो बेबी का अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है उसमें क्या रेशियो का डिफरेंस है, मतलब उनका साइज कितना होना चाहिए, लेंथ उनकी कितनी होती है। तो उसमें है एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे होती है 1.8 है हमारी अपर की एंड रेशियो 1, ये हमारा लोअर। जो हमारा अपर है बर्थ के टाइम पे, अपर जो हमारा ट्रंक होता है वो 1.8 रेशियो 1 होता है। एंड नेक्स्ट है टोडलर, टोडलर में कितना होता है 1.3 से लेके 1.3 रेशियो 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा अडल्ट, अडल्ट में क्या होता है, जैसे हम अडल्ट होते हैं बड़े होते जाते हैं तो जो हमारा अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दोनों में क्या होता है 1:1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 11th। इसमें हम क्या देखते हैं, बोन्स। हमारी जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में कितनी बोन्स होती हैं और अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं। जो हमारे इन्फेंट होते हैं, न्यू बोर्न बेबी होते हैं, उसमें होती है 280 से लेकर 300 तक बोन प्रेजेंट होती है। ओके, और बाद में क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो बोन का क्या होता है, वो जुड़ने लग जाती हैं। तो अडल्ट में आते आते 206 बोन हो जाती हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मसल्स। मसल्स कितनी होती है, इन्फेंट में होती है 659 मसल्स एंड अडल्ट में होती है 639 मसल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या मेजर करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जो बेबी का वेट है, बेबी की हाइट है, उसका हेड का, चेस्ट का, एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए नॉर्मली। तो ये हम चीजें किस में देखते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले आता है हमारा वेट। वेट बेबी का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2.5 से लेके 3.9 kg क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 45 से 55 सेंटीमीटर। और उसके बाद है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो बेबी का हेड है जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो है हमारा 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, 30 से लेके 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस हमारा 31 से लेके 33 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस है वो लार्ज होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। सबसे लार्ज कौन सा होता है, हेड सर्कमफ्रेंस। जो उसके बाद चेस्ट और फिर एब्डोमेन, ये क्या होते हैं, दोनों कम होते हैं बेबी के। हेड सर्कमफ्रेंस क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। और उससे कम क्या होगी, चेस्ट होगी, और उससे कम क्या होगा, बेबी का एब्डोमेन होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 से लेके 35 सेंटीमीटर है हमारा हेड, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है हमारा 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर। उसके बाद है एब्डोमेन। एब्डोमेन है 31 से लेके 33 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा आता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है हमारा 11 to 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बेबी में चेक करते हैं, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वाइटल्स। वाइटल्स में क्या क्या आता है, रेस्पिरेशन, पल्स, बीपी और टेम्परेचर। सबसे पहले जब बेबी बोर्न होता है, जब बेबी का जन्म होता है, तो जो उसका फर्स्ट एक्शन होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो बेबी का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। जब बेबी का जन्म होगा तो वो 40 से लेके 60 जो ब्रीथ करेगा वो क्या होंगे, नॉर्मल ब्रीथ होंगे। उसके बाद है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 120 से लेके 160 बीट पर मिनट। जो हार्ट है हमारा, हार्ट रेट है बेबी का 120 to 160 बीट पर मिनट।
उसके बाद है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल अडल्ट का कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, लेकिन यहाँ बेबी का क्या होता है कम होता है। बेबी का कितना होता है 60/40 mm ऑफ Hg। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद है हमारा 13th पॉइंट। 13th पॉइंट में हम क्या देखते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड वॉल्यूम। जो बेबी का ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए नॉर्मली। एट बर्थ बेबी का ब्लड वॉल्यूम होता है 80 ml पर kg। नेक्स्ट है कार्डिक आउटपुट, मतलब जब बेबी का बर्थ हो रहा है एट बर्थ के टाइम पे जो बेबी का कार्डिक आउटपुट है, मतलब जो फंक्शनिंग कर रहा है उसका कार्डिक जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना होता है, वो होता है 500 ml पर मिनट। नेक्स्ट है जेस्टेशनल कार्डिक आउटपुट। ये तो था एट बर्थ के टाइम पे जो कार्डिक आउटपुट होता है वो है 500 ml पर मिनट। लेकिन जो जेस्टेशनल कार्डिक आउटपुट है, मतलब जब बेबी एम्ब्रोय में है तब उसका कार्डिक आउटपुट कितना होता है 225 ml पर मिनट। जेस्टेशनल एज में कितना होता है 225 ml पर मिनट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर हम क्या क्या चीज देखेंगे, आरबीसीज कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है, ब्लड के अंदर सबसे पहले हमारा है ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल कितना होता है 40 to 60 mg पर dl। ये कब होता है, ये होता है फर्स्ट डे, जब बेबी का बर्थ होता है उस दिन का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो 40 to 60 mg पर dl। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आरबीसीज, मतलब कितनी आरबीसीज प्रेजेंट होती है एक न्यूबॉर्न में एट बर्थ। तो कितनी होती है 6 to 8 मिलियन पर mm³। 6 से 8 मिलियन पर mm³ तक आरबीसीज प्रेजेंट होती है। और जो ये आरबीसीज प्रेजेंट होती है इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है एट बर्थ के टाइम पे जो फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की वो होती है लीवर में। और फीटल लाइफ में भी कहाँ होती है, लीवर में। जो फॉर्मेशन होती है जहाँ आरबीसीज बनते हैं, जो आरबीसीज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लीवर में। और जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ में भी आरबीसीज कहाँ बनेंगे, लीवर में। बट जब बेबी एम्ब्रोय में है, एम्ब्रोय में कहाँ बनते हैं, यॉर्क सैक में। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब बेबी एम्ब्रोय में होता है तब कहाँ बनती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है यॉर्क सैक में। उसके बाद है अडल्ट में कहाँ होंगी, अडल्ट में आप सबको ही पता है कि रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है ब्लड की। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, मतलब कि जो आरबीसीज बन गए हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब वो कितने दिन तक सरवाइव करते हैं, कितने दिन तक वो जीवित रहते हैं हमारी वेसल्स में, हमारी बॉडी में। तो जो लाइफ स्पैन है बर्थ के टाइम पे एट बर्थ, जो बेबी का बर्थ हुआ है बर्थ के टाइम पे जो आरबीसीज की फॉर्मेशन हुई है कहाँ हुई है, लीवर में, वो उनका लाइफ स्पैन होता है 80 डेज, मतलब 80 दिन तक उनका लाइफ स्पैन होता है। बट जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, प्री टर्म बेबी होते हैं, उनका होता है 60 डेज। फिर आता है हमारा अडल्ट का। अडल्ट का आप सबको ही पता है 120 डेज लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है, बर्थ के टाइम पे जो हीमोग्लोबिन है वो 80 to 20 ग्राम होता है। बर्थ के टाइम पे कितना हीमोग्लोबिन होता है 18 to 20 ग्राम्स। और प्लेटलेट्स कितनी होती है 2.5 to 4.5 लाख पर mm। और WBC कितना होता है 10,000 to 17,000। जो WBC होते हैं वो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं,
उनको इन्फेक्शन का रिस्क या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी उन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उनमें जो WBC की जो मात्रा है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो WBC है, WBC का क्या काम होता है, वो हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जब ये बढ़ने लग जाती हैं तो यही एक कर दो बंद।